परम पवित्र मातृभूमि, इस भरत भूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को सादर प्रणाम। मैं विनायक पूना से। मेरे इसके पहले वाला जो कल का जो वीडियो था उसको मैंने नाम दिया था कि कालबोध की प्रस्तावना। तो जिन्होंने वो नहीं देखा है तो वो अगर वो पहले देख ले तो इस वीडियो में कुछ लिंक समझ में आएगी। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, वैसे तो मैं पहले मराठी में ही वीडियोस बनाने वाला था, ये सब चर्चा मराठी में करने वाला था। पूना से हूँ, मराठी आदमी हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इसी चीज़ को हिंदी में करता हूँ तो ज़्यादा दर्शकों तक, और पूरे भारत का विषय जब आता है तो हिंदी में करना ज़्यादा उचित होगा। वैसे तो इंग्लिश में भी सोच सकता था, लेकिन इंग्लिश में करने का मैं कोई औचित्य नहीं समझता। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अगर इन्हीं वीडियोस को अगर इंग्लिश में मैं डबिंग करके फिर से पब्लिश कर सकता हूँ तो कोशिश करूँगा। लेकिन इसमें एक ऑब्जर्वेशन मुझे समझ में आया कि जब मैं मराठी में बात करता हूँ, एक ही विषय समझो, मेरा पहला वीडियो अगर आप देखेंगे, दूसरा देखेंगे, कल का तीसरा भी देखेंगे, तो हिंदी भाषिक या कई लोगों को ऐसे लग सकता है कि हाँ, ठीक ठाक बात तो कर रहा है ये आदमी, लेकिन कुछ थोड़ा सा बहुत ही स्लो बात कर रहा है। तो ये होता है कि मेरा ज़्यादातर रीडिंग, पढ़ाई, मेरे डेली सभी कामकाज जो है, सेल्फ स्टडी भी जो है, वो ज़्यादातर मराठी में होता है, और मेरा थिंकिंग प्रोसेस भी मराठी में ही चलता है। तो थिंकिंग प्रोसेस एक लैंग्वेज में चल रहा है और मैं प्रेजेंट उसे दूसरी लैंग्वेज में कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लैप्स ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ क्या है, ये जो मैं बात आपके सामने अभी रख रहा हूँ, ये टाइम लैप्स है। तो भाषा में काल, इस विषय का रोल क्या होता है, थिंकिंग प्रोसेस में क्या होता है। अब भाषा अगर कही जाए तो मानवीय भावनाओं का, विचारों का अभिव्यक्ति का जो सबसे पहला बेसिक माध्यम जो मानव के पास उपलब्ध है, वो भाषा है। तो इस टॉपिक पर भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि भाषा शास्त्रीय कालबोध, जैसे हम अलग अलग विषयों को लेकर उसमें कालबोध किस तरह से आता है, ये विषय लेंगे। तो पहले 5-10 वीडियोस में मैं ये भाषा शास्त्रीय कालबोध, ये वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगा। अब कंटिन्यूएशन में जो पहला जो वीडियो था कि कालबोध की प्रस्तावना, तो मेरे पहले वीडियो में मैंने ये बताया कि आधुनिक भौतिक विज्ञान की दृष्टि से काल को किस तरह देखा जाता है, और वहाँ से मैंने 2 स्टेप बाय स्टेप उदाहरण देके ये कहा था कि भारतीय विद्वानों ने, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, उन्होंने बहुत ही गहनता के साथ इस काल को जाना है, देखा है, उसका पूरा बोध प्राप्त किया है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक धारणाओं में, इस युग में जो हम विज्ञान पर ही सब आश्रित है, भौतिक विज्ञान पर ही सब आश्रित है, ऐसी धारणा में जब जी रहे होते हैं, तब हमें उन बातों को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो भारतीय विचारों में झांकने से पहले हमारी इन धारणाओं को हमें कुछ तोलना पड़ेगा, और धारणाओं में अगर कुछ कमी है तो वहाँ पर हमें उस बोध को जागरूक करना होगा। इसलिए ये प्रास्ताविक के 1-2 वीडियोस में बना रहा हूँ। उसमें हम यहाँ तक आए थे कि मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चारों जो हमारे अस्तित्व का सूक्ष्म स्तर है,
सूक्ष्म जब मैं कहता हूँ, सूक्ष्म कहना वैसे उसे गलत है। यहाँ पर भी धारणाओं का फ़र्क आता है, क्योंकि आधुनिक धारणा में, जब इस विज्ञान युग की धारणाओं में हम जीते हैं, तब सूक्ष्म इस शब्द का अर्थ ये लिया जाता है कि कम से कम मात्रा में लेकिन भौतिक ही स्वरूप गृहीत उसका पकड़ा जाता है। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से जब सूक्ष्म कहा जाता है, तब उसका अर्थ होता है कि अव्यक्त, अभौतिक। सीधे सीधे मतलब होता है अभौतिक, कि जिसका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है, तो मैं कुछ सामने नोट्स रख के बात करता हूँ, तो उससे मदद होगी कि भाषा की वजह से जो लैप्स आता है बीच में, उसको थोड़ा सा कोप अप कर पाऊँ। तो इसमें अब भौतिक विषयों को जब हम देखते हैं, किसी भी वस्तु को, सबसे छोटी भी चीज़ हो, कोई भी हो, उसे जब देखते हैं, तब उसको लोकेट करने के लिए हम तीन डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। ये तो सभी को पता है। अब नए विज्ञान में जो कुछ नए नए तर्क दिए जाते हैं, अलग अलग थियरीज रची जाती है, जिसके आधार पर अब स्पेस टाइम, ये एक ही चीज़ को बोला जाता है, उसे मैं वैसे सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, ये बाद में जब हमारा विषय आगे बढ़ेगा, तब शायद इसका खुलासा आपके सामने आ पाएगा। लेकिन अगर भारतीय शास्त्रों को, भारतीय विद्याओं को, भारतीय पूरे विचार दर्शन को अगर हमें समझना है, तो इस भौतिकता से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये सच है। तो अब किसी भी वस्तु को, किसी भी, चाहे सबसे बड़ा छोटा सा कण हो, आधुनिक विज्ञान युग में उसे एक प्लैंक यूनिट कहा जाता है। ये वैसे प्लैंक यूनिट कहो, प्लैंक पार्टिकल कहो, या प्लैंक लेंथ की स्पेस कहो, तो ये प्लैंक फील्ड ऐसी संकल्पना भी आती है, क्वांटम फील्ड ऐसी संकल्पना भी आती है। तो उसमें भी सबसे छोटी इकाई में स्पेस को और काल को देखा जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक फील्ड बनता है, जो पूरे यूनिवर्स जिससे बनता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। उसके डिटेल्स में हम नहीं जा पाएंगे अभी इस वीडियो में। वैसे इन थियरीज के, आधुनिक विज्ञान की थियरीज में भी ज़्यादा डिस्कशन हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन हमें भारतीय शास्त्रों की ओर ज़्यादा बढ़ना है, और उसके प्रास्ताविक रूप में आज हमारी धारणाएं क्या है, और उससे भारतीय विद्याओं की तरफ, शास्त्रों की तरफ कैसे जाया जाए, इसका कुछ हमें अंदाज़ा मिल जाए, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। इसलिए इन थियरीज़ का ज़्यादा इलेबोरेशन कहते हैं उसे, या इलस्ट्रेशन के साथ नहीं बात करेंगे। हम एक रफ आइडिया लेकर चलेंगे कि किसी भी वस्तु का, चाहे वो छोटा सा छोटा पार्टिकल हो, उसको 3 डायमेंशंस में हम लोकेट कर सकते हैं। अब मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये इन अस्तित्वों का लोकेट करने के लिए, क्योंकि ये अभौतिक है, ना कि सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतम किसे कहा जाएगा? आज के परिप्रेक्ष्य में एक क्वांटा को, एक पार्टिकल को, एक क्वार्क पार्टिकल को, या फिर न्यूट्रिनो वगैरह बहुत कुछ नाम दिए गए हैं उसको। 1 पैकेट, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ दिस यूनिवर्स।
तो मन का तो उतना भी, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये जो हमारा अनुभव है, अ, आधुनिक विज्ञान जिसे कॉन्शियसनेस कहता है, या हमारे यहाँ के तत्वदर्शी उसे महत्तत्व कहते हैं, या श्रद्धावान जिसे परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर भी नहीं, जीवात्मा कहते हैं, और जीवात्मा उस परमात्मा का एक अंश मात्र है। तो ये जो अभौतिक अस्तित्व है हमारा, उसको लोकेट करने का कोई चांस नहीं है, किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता ये। तो हमें इन भौतिकता जिसमें डिफाइन होती है, लोकेट हो पाती है, ऐसे 3 डायमेंशंस से बाहर निकलना पड़ेगा। आधुनिक विज्ञान का मुझे एक कंफ्यूजन लगता है कि टाइम को भी भौतिक रूप में लोकेट करने के लिए टाइम को भी कुछ थियरीज में 4th डायमेंशन की तरह माना जाता है, या फिर स्पेस टाइम एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं, इस तरह उसे देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरा कहना यह है कि ये हमारा जो सूक्ष्म अस्तित्व के 4 विभाग है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये अगर अभौतिक है तो इनके अस्तित्व का सिर्फ एक ही आयाम बचता है, वो है काल का आयाम बचता है। यानी काल की सापेक्षता के साथ ही उसे जाना जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है, ऐसा बोला नहीं जा सकता, क्योंकि लोकेशन तो भौतिक किसी वस्तु का होता है। ठीक है, तो अब ये काल के डायमेंशन में ये जो हमारे इन सूक्ष्म अवयवों का अस्तित्व होता है, इन हमारे सूक्ष्म अस्तित्व के विभागों को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में जिसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है, उस सूक्ष्म शरीर के ये अवयव है, और इस सूक्ष्म शरीर के बाद का स्तर आता है कारण शरीर, जिसे हम जीवात्मा कह सकते हैं। अलग अलग हमारे यहाँ के अलग संप्रदायों में इसकी डेफिनेशंस में थोड़ा सा मतांतर है, लेकिन एग्रीगेट रूप से देखा जाए तो इन्हीं सारी चीज़ों का विश्लेषण आता है उसमें। कारण शरीर को जीवात्मा कहा जा सकता है, और इस जीवात्मा को जब अनुभव होता है कि ये पूरे विश्व का जो मूल तत्व है, मैं उसी का एक अंश हूँ, मात्र हूँ, तब उस जीवात्मा का अलग अस्तित्व नहीं रहता, वो पूर्ण रूप से जिसे परमात्मा कहा जाता है उस रूप में विलीन हो जाता है। ये हमारे यहाँ इस बात को मोक्षावस्था कहा जाता है, और हर जीव का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष की स्थिति तक पहुँचना। फिलहाल हम इन सभी बातों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे तो ये बातें ज़्यादा चर्चा में आएंगी, विचारों का आदान प्रदान हो सकेगा। अगर मैं किसी प्रवचन की तरह ये बातें करता बैठूं कि परमात्मा होता है, उसने सब दुनिया बनाई है, हम उसके अंश मात्र है, तो हमें उसको पूजना चाहिए, या हमें उसे श्रद्धा के चक्षु से देखना चाहिए, वगैरह वगैरह, तो ये बातें भी आएगी, लेकिन वो कुछ अगले पड़ाव पर आएगी। इसमें से मेरा कहना यह है कि जिसको जितना ठीक लगता है वहाँ तक तो हम सहमत हो सकते हैं, और जहाँ पर शंकाएं उत्पन्न होती है कि ये ठीक है या नहीं है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, वहाँ पर वैसे तो मैं ऐसा एक तरफा वीडियो के बजाय
मैं चाहूँगा तो कि ऑनलाइन डिस्कशन भी हो, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो, लेकिन अभी संभव नहीं है, क्योंकि उम, ये विनायक बेडेकर जो बात कर रहा है वो अभी प्रचारित नहीं है, मालूम नहीं है कि कितने लोगों ने जानते भी है। तो अगर आप लोग का अनुग्रह होता है, आप लोगों को ये मेरी बातें अच्छी लगती है, आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो ह मेरे वीडियोस को देखने वाले लोग बढ़ेंगे। उनमें से कुछ लोग अगर चाहेंगे तो हम लाइव सेशन भी करेंगे। आगे चलकर मेरा कुछ प्रयास ऐसे भी रहेगा कि मैंने जो कहा कि अलग-अलग विषयों पर मैं एक-एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन रेफ़रेंस पॉइंट कालबोध रहेगा। तो हर विषय में समझो, अगर मैंने बताया कि भाषा शास्त्र पर मैं वीडियो बनाऊँगा, तो भाषा शास्त्र में जिन्होंने अध्ययन किया है, अच्छी तरह अध्ययन किया है और संशोधन पर कार्य किया है, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के साथ मैं चर्चा करूँगा और वो लाइव रखने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, ये कम्युनिटी बढ़ती रहे, व्यूअरशिप बढ़ती रहे और इन विचारों का आदान-प्रदान सहजता से हो सके। तो चले हमारे विषय पर आते हैं कि अब हमारा ये जो अब अस्तित्व का स्तर, हमारा जो अभौतिक अस्तित्व है, उसके बारे में जो चर्चा चल रही है, उसको भौतिकता के पदार्थों को, द्रव्यों को या जीव को विश्लेषण करने वाली जो बुद्धि है, उसके आधार पर ये सिर्फ काल के आयाम में जिनका अस्तित्व है, ऐसे अभौतिक चीज़ों को जाना नहीं जा सकता। इसके लिए बुद्धि का परिष्करण कहो, संस्करण कहो या अवस्थांतरण कहो, होना आवश्यक है। तो ये बुद्धि का अवस्थांतरण क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एक रूपकात्मक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि समझो, आप में से बहुत लोग शादीशुदा होंगे, घर गृहस्थी वाले होंगे। तो यूँ समझो कि चलो मैं खुद को पकड़ के ये बात बोलता हूँ कि मैंने शादी की, घर गृहस्थी में प्रपंच सब व्यवहार चल रहे हैं और मेरे घर में मेरी बेटी का जन्म हुआ। तो मेरा अस्तित्व तो यानी मेरे पूरे परिवार का वैसा ही है, मेरे जो कामकाज चल रहे थे वो वैसे ही चल रहे थे। लेकिन बेटी के आने के बाद मेरा और मेरे परिवारजनों का सभी के एक्टिविटीज़ का, क्रियाकलापों का, कर्मों का केंद्र स्थान वो रहती है, बेटी। नई व्यक्ति का प्रवेश हुआ है, नई व्यक्ति का जन्म हुआ है इस परिवार में, इसलिए सब एक्साइटेड रहते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो छोटी भी रहती है, इसलिए उसकी देखभाल करना भी ज़रूरी होता है। इसके साथ इन ज़रूरतों के साथ भी भावनिक अटैचमेंट होती है कि ये मेरी ही अभिव्यक्ति है, मेरा ही प्रतिरूप। अगर मैं बेटी बनकर इस काल में पैदा होता तो कैसा होता, ये ऐसा होता। तो बहुत ही उसमें गहन नाता होता है उसमें। अब इस चीज़ को मैं रूपकात्मक दृष्टि से बुद्धि के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों में वर्णित और पूरे सनातन संस्कृति की जो मूल धारणाएं हैं, उनमें से एक
जो है कि जिसके आधार पर इस संस्कृति के सभी शास्त्र है, ऐसे आधारों में से एक आधार कर्म सिद्धांत भी है, और इन कर्मों के आधार पर जन्म जन्मांतर का चक्र, इसका विश्लेषण हमारे शास्त्रों में आता है। तो 84 लक्ष योनियों में जन्म लेने के बाद मानवीय जन्म प्राप्त होता है किसी जीवात्मा को। अब ये तो सबसे उत्क्रांत जीव का जन्म है, मानव से उत्क्रांत हुआ दूसरा कोई जीव नहीं है। तब इस उत्क्रांत दशा में कोई जीवात्मा जब जन्म लेता है तो उसके लिए सबसे नावीन्यपूर्ण, सबसे अनोखी चीज जो होती है वो होती है ये पूरे विश्व को जानने वाली, हर विषय को विश्लेषण करके समझने वाली बुद्धि। जैसे ये रूपक मैंने बताया कि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ, वैसे जीव के जन्म जन्मांतर के चक्र में सबसे मानव जन्म में जो वो पहली बार आता है, तो पहली बार उसे सबसे अनोखी और सबसे नई चीज जो मिलती है, जिससे उसे अटैचमेंट हो जाती है कि बुद्धि है। तो ये घर में आई हुई बेटी और मेरी बुद्धि, तो बेटी का मैं जैसे वर्णन करूंगा वे उसे रूपकात्मक दृष्टि से हम अपनी खुद की बुद्धि के साथ कंपेयर करेंगे। तो अब मेरी बेटी के बारे में मेरे पिता होने का पूर्णत्व क्या है, इस पूरे परिवार के बारे संदर्भ में इस बेटी के बारे में कुछ कर्तव्य है, कुछ अटैचमेंट है, कुछ भावनाएं हैं, और पूरे परिवार का पूर्ण साफल्य किस चीज में है, तो वो बेटी उसका लालन पालन शिक्षण पोषण ये सभी हम प्रोवाइड करें उसे, उससे वो धीरे धीरे अपनी कालगति के साथ मैच्योर होती जाए। जिस आयु में उसके लिए जो कुछ योग्य है वो प्रोवाइड करना पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, और मुख्यतः पिता की जिम्मेदारी होती है। अब वो मैच्योर हो गई, शारीरिक बौद्धिक मानसिक रूप से पूर्णतः जब सक्षम होती है, तब उसके लिए उपवर ढूंढा जाता है। आधुनिक ज़माने में हो सकता है वो खुद के लिए उपवर ढूंढ ले, खुद होके ढूंढ ले, और उस उपवर के साथ कुछ समय बिताने के बाद, शादी के बाद उसे जो मातृत्व की प्राप्ति होगी, ये पूरे परिवार के लिए और उसके लिए पूर्णत्व है जीवन का। वैसे ही जब जीवात्मा को मानवीय देह में बुद्धि प्राप्त होती है, तो वो बुद्धि सबसे अनोखी है, सबसे नई है, सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उसी से है। तो मानव के कार्यकलाप, सारे कार्यकलाप उसी बुद्धि को केंद्र मानकर होती है। जैसे घर में बेटी नई नवेली आई, अभी 1 2 4 6 महीने की है, 1 साल की है, तब तक वो ही केंद्र रहती है सभी क्रियाकलापों का। हो सकता है कि मैं 12-15 घंटे 18 घंटे काम करने वाला आदमी हूँ, तो घर में बेटी आई तो हो सकता है मैं 18 घंटे की बजाय 15 घंटे में घर में आने की कोशिश करूँ और उसके साथ कुछ खेलूँ, कुछ काम करूँ। जब वो छोटी रहती है तब उसके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें बाहर से आते वक्त लाऊंगा कि जिसका उसे लोभ हो, उसे लुभाया जाए।
कुछ भी हो, छोटा चॉकलेट हो, कोई फ्रूट हो, कोई केक हो, कोई ऐसी चीज़ हो, उसके लिए लाई जाएगी। समझ लो कोई 1, 2, 5, 10 रुपए का चॉकलेट भी लाता है, कोई भी, हर कोई पिता करता है। वैसे ही मानवीय जीवन में आने के बाद बुद्धि, ये जो पहला अपत्य अपत्य प्राप्त हुआ है, उसे केंद्र मानकर ये जीवात्मा उसको लुभाने के लिए जो उसे अच्छा लगता है ऐसे विषय उसके सामने रखता है। जैसे ये 1 साल की बच्ची, 1-2 साल की बच्ची जैसे चॉकलेट मांगेगी, उसे उससे ज़्यादा तो दुनिया मालूम ही नहीं है। तो ये बुद्धि क्या मांगेगी? सारे भौतिक सुख समृद्धि के सारे साधन मांगेगी जीवात्मा के साथ, कि इससे पहले तूने ये कुछ अनुभव नहीं किया है, अब इतना सारा अवेलेबल है, तो मुझे ये चाहिए, मुझे लग्जूरियस लाइफ चाहिए, लग्जरी के सारे साधन चाहिए, वगैरह वगैरह। तो स्वभाव था उस जीवात्मा की गति इन सारे भौतिक साधन संपत्ति के पीछे लग जाएगी और वो उसी में कार्यरत रहेगा। यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि अब पहले पहले इसका बोध नहीं होगा। अब मानवीय जीवन में इन सभी भौतिक चीज़ों के, भौतिक सुख समृद्धि के पीछे भागते भागते कुछ सुखों का और कुछ दुखों का अनुभव उस जीवात्मा के चित्त में संस्कारित हो जाएगा। पूरी तरह से उस चित्त में वो एनग्रेव किया जाएगा, समझो, और उस पर आधारित उसके अगले जन्म निर्धारित होंगे। अब ऐसे कुछ जन्मों के अंतराल के बाद, कुछ सुखों को और कुछ दुखों को भोगने के बाद उसे, उस चित्त को ये महसूस होता है कि सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं, इससे, यानी समझो मेरे पास सबसे बढ़िया कार भी आ गई तो भी इससे ये नहीं होता कि मैं सुखी हूँ, समाधानी हूँ, प्रसन्न हूँ। प्रसन्नता के आयाम ही कुछ और होते हैं जो इस किसी भौतिक चीज़ पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसा धीरे धीरे उस जीवात्मा को बोध होता जाएगा, वो दुखों के माध्यम से होगा। और तब जैसे बेटी के बारे में किसी पिता को पता चलता है कि मैं जितना कुछ कमाता हूँ, भले थोड़ा ही कमाता रहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि कोई रईस घराने का आदमी हूँ मैं या कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ, छोटे से छोटा आदमी भी जो 5-10 हज़ार भी कमा लेता है, तो अपनी कमाई के हिसाब से शायद मैं 10-15 हज़ार कमाने वाला आदमी हूँ, तो घर जाते वक्त बेटी के लिए हो सकता है कि 1 रुपये 50 पैसे का चॉकलेट ले जाऊँ, क्योंकि मेरी आर्थिक क्षमता ही उतनी है। और अगर मैं किसी ठीक ठाक वेल सेटल्ड आदमी हूँ, तो लाख भर रुपया महीना कमाने वाला, तो हो सकता है कि घर जाते वक्त मैं अच्छे अच्छे महंगे वाले फ्रूट्स वूट्स लेके जाऊं। उससे भी ज़्यादा बेहतर स्तर का आदमी हूं मैं, तो डेली ड्राई फ्रूट्स भी दे सकता हूं। तो लेकिन जो कुछ मैं करता हूं उस कमाई के हिसाब से बहुत ही छोटा हिस्सा पूरे प्यार के साथ, पूरे प्यार के साथ दिया जाता है। चॉकलेट भी दूं मैं मेरी बेटी को, तो वो ये मायने नहीं रखता कि वो 50 पैसे का है कि 50 रुपए का है, ये मायने रख। तो मैं अपनी बेटी के लिए जो, उसे लुभाने के लिए जो चीज़ें लाऊंगा, उसकी कीमत क्या है ये निर्भर नहीं करता है, उसके पीछे भावनाएं क्या है मेरी, उस पर उस बेटी का और मेरा रिश्ता गहराता चला जाता है। वैसे ही जैसे
तब अब जो कई मानव जन्म लेकर जिसे ये बोध हो रहा है कि सिर्फ भौतिक चीज़ों के पीछे भागना ये कोई अ, जीवन प्रसन्न या आनंदी बनाने का तरीका नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ मतलब होता है जीवन का। ऐसा जीवात्मा ये समझ जाता है कि अ, इस बुद्धि को, मेरी बेटी को लुभाने के लिए विषय तो देने चाहिए, लेकिन अब वो मैच्योर हो चुकी है। मैच्योर यानी थोड़ी बढ़ चुकी है, तो उसे थोड़ी शिक्षा देने की भी ज़रूरत है। जैसे बेटी ऐसे में लालन पालन करते करते हुए जब वो 4-5 साल की हो जाएगी, तब मैं उसे किसी स्कूल में डालूंगा। अब उसे शिक्षा देने का समय है, शिक्षण। ऐसे ही लालन पालन, शिक्षण, पोषण, हर तरह से उसे सब प्रोवाइड करना है। तो ये जीवात्मा अब बुद्धि को, उसे पता चलेगा कि सिर्फ ये फ्रूट्स खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, चॉकलेट खाना, बस ये अब पूरी बाल्यावस्था ख़त्म होने लगी है, अब इसे कुछ शिक्षा देनी चाहिए। तब वो जीवात्मा भौतिक साधनों का प्रलोभन तो उसके सामने रखता रखता ही है, लेकिन उसके साथ उसकी शिक्षा, उसके शिक्षण की शुरुआत हो, ज्ञानार्जन की शुरुआत हो, इसके लिए कुछ प्रोविज़न करता है। तो वो बुद्धि नए नए स्तरों पर काम करने लगती है। ऐसे अवस्थांतरण होता जाता है। अब ऐसे अवस्थांतरण होते होते, जैसे ये बेटी 5 साल की हो गई तो स्कूल में डाला, 10, 12, 13 साल की हो गई तो हाई स्कूल में गई, 16, 18 साल की हो गई तो कॉलेज में गई, उसके बाद डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह, जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर स्तर पर मैच्योर होती जा रही है। और जब वो पूरी तरह सक्षम बनेगी, तब उसे ब्याह दिया जाएगा। या तो खुद उपवर चुनेगी या परिवार वाले चुन कर देंगे। वैसे ही इस बुद्धि का अवस्थांतरण, जैसे पहले केवल भौतिक विश्लेषण करने वाली बुद्धि है, उसका अवस्थांतरण होते चला जाता है। वो धी, बुद्धि, मेधा, श्रद्धा, प्रतिभा, प्रज्ञा, ऐसे अवस्थांतरित होते 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 ऋतंबरा प्रज्ञा तक पहुंचती है। तब उस ऋतंबरा प्रज्ञा को जो साक्षात्कार होता है, उसे भारतीय विज्ञानों में, भारतीय शास्त्रों में उस चीज को परमात्मा कहा गया है, ईश्वर कहा गया है। अब इसमें ये रूपक मैंने क्यों दिया? इसलिए दिया कि ये समझ लो आप कि जो बेटी के आयुष्य का जो परम लक्ष्य है, परिवार की दृष्टि से और उसकी खुद की दृष्टि से, तो लालन पालन, शिक्षण, पोषण, इन सभी माध्यमों से काल के साथ बढ़ते बढ़ते जब पूर्णतः सक्षम हो जाए, तब योग्य उपवर्ग के साथ शादी करने के बाद उसे मातृत्व की प्राप्ति हो। ये पूर्ण स्वरूप है। तो ये जो अंतिम लक्ष्य जो है, मातृत्व की प्राप्ति होना, ये किसे होने वाला है? उसी बेटी को होने वाला है जो आज 2-4 साल की है। वैसे ही ईश्वर दर्शन भी बुद्धि को ही होने वाला है। लेकिन जब वो ऐसे अनेक जन्मों के संस्करण के बाद, अनेकों प्रकार के सुख दुखों का अनुभव लेने के बाद, अनेक शास्त्रों में कोई विशेष कौशल्य प्राप्त करने के बाद, उसके इन चारों आयामों, अभौतिक अस्तित्व के चारों आयामों पर, कुछ यानी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये
जब मैच्योर हो जाएंगे तब ये बुद्धि का अवस्थांतरण होता जाएगा और वो ऋतंबरा प्रज्ञा तक पहुंचेगी। इसलिए मेरा जो कहना है कि ईश्वर दर्शन बुद्धि को ही होने वाला है, लेकिन जब उसकी ऋतंबरा प्रज्ञा ये अवस्था तक वो पहुंचेगी तब उसे होगा। जैसे मेरी बेटी को ही मातृत्व की प्राप्ति होगी, उसी को ब्याह दिया जाएगा किसी योग्य उपवर के साथ, लेकिन जब वो 5 साल की है, 6 साल की है, 10 साल की है, तब मैं उसे ये उस पर यानी उसे मातृत्व प्राप्त हो ऐसा कोई नहीं कह सकता, हो ही नहीं सकता वो। और अगर कोई करने का प्रयास भी करेगा तो वो अत्याचार की कैटेगरी में आएगा। वैसे ही हमने खुद को इवैल्यूएट करना चाहिए कि मेरी बुद्धि किन विषयों के पीछे भागती है। अगर ईश्वर दर्शन इस सत्य तक पहुंचना है तो मेरी बुद्धि जो आज केवल भौतिक विश्लेषण में बंधी हुई है, इस मर्यादा को तोड़ना पड़ेगा। और ये जब बोध होगा तो वो भौतिक मर्यादाओं को आसानी से तोड़ पाएगी। अगर हम आधुनिक काल में जीते हुए आधुनिक इस जिसे हम भौतिक विज्ञान का पूरा प्रगत अवस्था में हम जी रहे हैं, इस पूरे साधन संपन्न हर तरह से जिसमें साधनों की विपुलता है, बहुत सारी है। हमारे उसे क्या कहते हैं कि मन डाइवर्ट होने के लिए इतने लाखों विषय हैं। इन सारे लाखों विषयों को छोड़कर, उसके भौतिक विश्लेषण को छोड़कर अगले स्तर पर जाना पड़ेगा। हम अगर उसे इस प्रभाव में आकर अगर ये कहेंगे नहीं, बुद्धि के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ भौतिक विश्लेषण ही करना है और उन विश्लेषणों के निष्कर्ष पर ही जीवन सीमित रखना है, तो ये मेरी बेटी को 5 साल का ही रखने का अट्टहास होगा कि जो सफल नहीं होगा। वो काल के साथ अपने आप बढ़ेगी ही, बढ़ती ही चली जाएगी। आप उसका लालन पालन शिक्षण सब रोक भी दे तो काल की गति ऐसी है कि वो मैच्योर होती ही जाएगी। वैसे अगर आपकी बुद्धि 5 साल की है, अब उसे भौतिक मर्यादाओं को छोड़कर अगले स्तर पर स्थापित होना है, जीवन के नए आयामों को जानना है, तो आप अगर उसके सामने ये सारे विषय नहीं भी आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ईश्वर क्या होता है वगैरह विषय नहीं भी रखेंगे आप उसके सामने, तो काल की गति ही कुछ ऐसी है कि वो बुद्धि को अपने आप उसमें प्रस्थापित कर देगी। इसलिए किसी पूरे भौतिकवादी जो लोग होते हैं कि नहीं, जो कुछ ये भौतिक विज्ञान कहता है वो ही सही है, ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि वो कहते हैं कि ये ईश्वर, अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा ये सारी चीज़ें झूठ है, धार्मिक लोगों का कुछ दुकानदारी भी कह लेते हैं कुछ लोग। तो मुझे उन पर दया आती है कि उनके अंदर जो बुद्धि है अभी वो कुछ 1-2 साल की है, तो उसके लिए तो चॉकलेट मंगवाना ही ठीक है। उसके घर हम रिश्ता क्यों ले जाए कि भाई तुम्हारी बुद्धि के लिए ये कृष्ण कन्हैया ये योग्य उपवर है, उस पर साधना करना।
या तुम्हारी बुद्धि के लिए गणेश जी योग्य उपवर है या दुर्गा जी योग्य उपवर हैं। नहीं, उसकी उसकी बेटी यानी उसकी बुद्धि अभी 2-4 साल की है, तो उसे उसके लिए तो चॉकलेट, केक, फ्रूट्स वगैरह ऐसी ही चीज़ें ठीक है। तो वो तो कहेगा ही कि ये सब झूठ है, उपवर वगैरह ढूंढना, उसका उसे मातृत्व प्राप्त होना। 2 साल की बेटी को कहाँ से मातृत्व प्राप्त होगा? उसका भी लॉजिक सही है। तो आग्रह ना करें कि जो जो नहीं ईश्वर पर श्रद्धा रखना चाहते, समझ लो कि उसके अंदर की जो ये बुद्धि रूप उसकी जो बेटी है वो अभी 2-4 साल की है। तो लेकिन उसके सामने ऐसे विषय रखो कि वो अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में भी दाखिल कर सके। ये नहीं कि घर पे बिठाए और रोज चॉकलेट, फ्रूट्स, केक्स, पेस्ट्रीज खिलाता रहे। ऐसे तो ना उसका भला होगा, ना उसकी बुद्धि का भला होगा, और जिंदगी भर हमें कोसता रहेगा क्या? ठीक है, तो ये मैंने रूपक बताया इसलिए कि बुद्धि का अवस्थांतरण जरूरी है। और ऐसे अवस्थांतरित बुद्धि जब किसी विशेष स्तर पर पहुंचती है, भौतिक विश्लेषण के बाहर निकलती है, तब उसके नए नए आयाम खुलने लगते हैं। और उन अवस्थाओं को हमारे शास्त्रों ने जो नाम दिया है वो अलग अलग है, मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा वगैरह वगैरह। और अंतिमतः उसका जो अंतिम अवस्थांतरण जो है, अंतिम अवस्था जो है वो है ऋतंभरा प्रज्ञा की, जिस अवस्था में उसे ईश्वर दर्शन होगा। तो ये प्रज्ञा, प्रतिभा ऐसे स्तर पर जब बुद्धि पहुंचती है, तब जाकर इस हमारे अभौतिक अस्तित्व के बारे में जानने की क्षमता इस बुद्धि को प्राप्त होती है। इसलिए भौतिक विश्लेषण के आयाम को लांघ कर आगे जाना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लगता है कि इतना प्रास्ताविक काफ़ी है। अब अगले वीडियो से हम ये कालबोध क्या होता है, उस इस भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे अलग अलग पदार्थों, द्रव्यों, वनस्पतियों, जीवों का वर्णन, इस सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन कालस्पंद से कैसे व्याख्यायित किया गया है, उसे किस तरह समझा गया है, और उनके शास्त्रों का, विद्याओं का, कलाओं की रचना इस संस्कृति में हुई है, जिन शास्त्रों के आधार पर अद्भुत अद्भुत, जिससे हम आश्चर्यचकित होते हैं, ऐसे अनेकों आविष्कार इस संस्कृति में दिए हैं। उन आविष्कारों तक हम पहुंच पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, और शायद उस लेवल के आविष्कार फिर से इस संस्कृति में घटित होंगे, जो पूरे मानव कल्याण के लिए, पूरे विश्व कल्याण के लिए उपयोगी होंगे। तो अगले वीडियो में से हम उन विषयों पर चलेंगे। ये प्रास्ताविक स्वरूप के 2 वीडियोस हो गए। इसके बाद अभी मैं सोचता हूँ कि कल कौन सा वीडियो किया जाए, तो फिर मिलेंगे। मुझे लगता है कि हाँ, ये जो शुरुआत में मैंने जो कहा कि टाइम लैप्स होता है, कि थॉट प्रोसेस मराठी में होता है और मेरा प्रेजेंटेशन हिंदी में है, तो जैसे जैसे और 1-2 वीडियोस आ जाएंगे तो मेरा फ्लो भी ठीक ठाक हो जाएगा। वहाँ तक थोड़ा थोड़ा सा प्लीज़ बेयर विथ मी। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।